Hello everyone in the Ansarkari, and today we are going to wind up the part 9 of Indian Constitution, establishing the institution of grassroots democracy, that is Panchayati Raj institution, came in the Indian Constitution during the tenure of PM Narasimha Rao via the 72nd Amendment Act 1992, added the new schedule, the new part, and the various articles in the Indian Constitution ranging from Article 243 to 243(4). सारी चीजें हम देख चुके हैं पिछली वाली वीडियो के अंदर, आप जाकर उनके बारे में और गहराई से जान सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं न्याय पंचायत के बारे में। तो हमने देखा न्याय पंचायत, जब ग्राम पंचायत की बात की, ब्लॉक पंचायत की बात की, जिला पंचायत की बात की, तो 1977 के टाइम पर सबसे पहले द आइडिया वाज mooted रिगार्डिंग न्याय पंचायत बाय श्री अशोक मेहता कमेटी अंडर द टेन्योरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर श्री मोरारजी देसाई। तो इन्होंने कहा कि भाई न्याय पंचायत होनी चाहिए, क्योंकि जो पेक्यूनरी मैटर्स हैं, पिटी मैटर्स हैं, उनका डिसेंट्रलाइज लेवल पर ही निपटारा हो सके। क्या क्या रैशनल इन्होंने बताया। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज आर द टर्म्स, नो नीड टू एक्सप्लेन देम। इजी एक्सेस टू जस्टिस, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, इनएक्सपेंसिव रेमेडी, रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल विलेज कम्युनिटी लाइफ, and combination of judicial system and local self-government, reduction in pressure on civil code. So these are few terms which we can write while writing the answer of the means and while giving the answer of the questions raised by the interview panel, if we get the position to be there. तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की जाएगी न्याय पंचायत, उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र है कि न्याय पंचायत जो होंगी उनमें सरपंच उसको हेड करेंगे, और जो बाकी के जो हमारे पंच होते हैं जिनमें जो कॉम्पोजिशन है वो रेंज करती है पॉपुलेशन के हिसाब से। छोटे गांव तो 5 हो जाएंगे, बड़े गांव तो 10 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। और इवन आज के टाइम पर भी जब हम बात करते हैं कि 36 गांवों की पंचायत, 70 गांवों की पंचायत, तो आज के टाइम पर भी ये ट्रेडिशनल सिस्टम देखने को मिलता है, जो एज अ प्रेशर ग्रुप काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर और लॉ मेकिंग के ऊपर। मिनिमम एज इन्होंने बताया कि जो 30 साल है वो इनकी मिनिमम एज होनी चाहिए, और अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन से भी होगा, इलेक्शन से भी होगा। इलेक्शन कौन करेगी? ग्राम सभा करेगी। नॉमिनेशन यानी टॉप से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठे हुए हैं वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? छोटे मैटर्स जिसमें कि सिविल मैटर्स भी आ गए, आपस में झगड़े के मैटर, मार पिटाई के मामले, क्रिमिनल मैटर्स आ गए। इसमें छोटी छोटी पनिशमेंट जो होती है कि आपको देश जो है आपके ऊपर बैन लगा दिया, या फिर आपको बोला कि भाई इस चीज की आप ऐसे काम ना करिए जिससे जो है गांव के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बिगड़े। या फिर पुराने टाइम पर हमने देखा कि जो न्याय पंचायत है वो आपको अलग अलग जो है सेंटेंस भी सुनाती थी, जिसके अंदर जो है देश निकाला जैसे वर्ड आज के टाइम पर भी हम सुनने को देखते हैं जब हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल की, जब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी एट द ग्रास पे। उसके बाद प्रोसीजर क्या होगा? तो यहाँ पर भी टेक्निकल प्रोसीजर कुछ नहीं होता है, नेचुरल जस्टिस के बिहाफ पर होता है, इनफॉर्मल प्रोसीजर होता है। क्योंकि जब सरपंचों को यही नहीं पता कि कानून कैसे ऑपरेट होना है, वो जो सामाजिक कानून होता है, जो नेचुरल लॉ होता है, उसके बिहाफ पे डिसीजन देते हैं जो उन्हें सही लगता है। खाली उसके बिहाफ पे नहीं, अपनी कंसाइंस के बिहाफ पे तो डिसीजन वहां भी नहीं होता है। जो बड़े बुजुर्ग, जो पूरा समाज तय करेगा, उनके ऊपर विचार विमर्श करके जो न्याय पंचायत है वो अपने डिसीजन सुनाती थी, और सबके ऊपर वो बाइंडिंग भी होती थी, और जो बाइंडिंग नहीं करेगा उसको भगा दिया जाता था। एडवांटेजेस क्या थी ओवर द रेगुलर कोर्ट? तो छोटे मामलों का ग्रास रूट पर ही निपटारा कर देते थे, सस्ते में, इनएक्सपेंसिव होता था, जल्दी होता था। इसके बाद जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उनका जो वर्क बर्डन है उसको कम करते थे। विलेज लेवल पर ही जो है क्राइम को ना बढ़ने दिया जाए, इसके अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। और जो लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस है, लोकल लैंग्वेज है, उसके अंदर जो है न्याय की प्रक्रिया होती थी, न्याय सुनाया जाता था, सबकी सहमति होती थी। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे इंसिडेंसेस आए न्याय पंचायत के बाद, जब हमें जो पूरा पंचायत सिस्टम है उसको रिविटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि जो पंचायत है उनके अंदर पॉलिटिसाइजेशन हुआ, पार्टीशनशिप इंटरेस्ट आ गई,
नेपोटिज्म आ गया, इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होने लगा, मनी और मसल पावर का यूज होने लगा, जो डिसीजन और वर्डिक्ट ये देते थे दैट वाज हाईली सब्जेक्ट टू द पर्सनल एंड नेव इंटरेस्ट, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि अपने घर वाले ने अगर कुछ किया तो उसको जो बचाने के लिए इनके बायस्ड होते थे डिसीजन, तो जिसकी वजह से जो न्याय पंचायत है वो बहुत सारे इलाकों से हटाकर जो उसकी सिविल एंड क्रिमिनल पावर है दैट वाज ट्रांसफर्ड टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी दैट इज द तहसीलदार एंड द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड। डिसएडवांटेज की बात करें तो 77th रिपोर्ट का यहाँ पर जिक्र है, जिन्होंने पाया कि मॉडर्न कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ जो है उनको ये जो सरपंच होते हैं ये समझ नहीं पाते, नॉट कन्वर्जेंट विद द लीगल कंसेप्ट एंड प्रोसीजर। तो मॉडर्न कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ क्या है आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो लिविंग कल्चर है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। आज के टाइम पर जब हम बात करते हैं कि सोसाइटीज के अंदर किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है, फैमिलीज के अंदर किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है, अगर न्याय पंचायत उस तरीके से न्याय सुनाने लगे जिस तरीके से पहले की सोसाइटी काम करती है, तो दैट विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट विल क्रिएट अ मोर बर्डनसम केस over the Supreme Court that fundamental rights of individual versus the communitarian interest of the society। ऐसे ऐसे केस भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम मेहता कमेटी जिसकी हमने बात की, अशोक मेहता कमेटी, तो उन्होंने कहा था कि एंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिल रहा है और वर्किंग ऑफ द न्याय पंचायत के ऊपर। तो इन्होंने इसीलिए बोला कि क्वालिफाइड जज को बिठाइए, जो नॉमिनेटेड होते हैं इलेक्ट होकर आते हैं उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज जो वो लोग हैं दे डू नॉट अंडरस्टैंड द मॉडर्न कम्प्लेक्सिटीज विच आर कमिंग इन द राइजिंग एस्पिरेटेड इंडियन सोसाइटी। तो इन्होंने क्या कहा कि पंचायत होनी चाहिए, जज होने चाहिए, उसके अंदर क्वालिफाइड होने चाहिए, क्वालिफिकेशन से पूरा प्रोसीजरल उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस होना चाहिए। इसके बाद स्पेशल कैडर ऑफ जज होंगे जो कि पंचायत को रिप्रेजेंट करेंगे। इनके अंदर भी कुछ हो सकते हैं कि नॉमिनेटेड हो, कुछ इलेक्टेड हो, और जो ग्राम न्यायालय होगी उसका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो एक गांव के ऊपर नहीं, पूरे ताल्लुक और तहसील के अंदर जितने गांव है, चाहे 12 है, चाहे 20 है, चाहे 50 है, सबके ऊपर होगा और सबको मानना पड़ेगा। इसके बाद जो अगर आप अपील चाहते हैं तो वो भी हो सकती है, और जो इनकी मॉनेटरी सीलिंग यानी जितना इनका जुरिस्डिक्शन है वो इक्विवेलेंट होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो आपके कोर्ट के अंदर बैठते हैं, ना कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर वाले, उनको एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज होता है उनके साथ। उसके बाद सिंपल प्रोसीजर से आप काम करो, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी जो है उसका उपयोग तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा उस पर रिलाई मत करो। लॉयर्स टू बी परमिटेड बिफोर, यानी आप जो है जो लिटिगेशन है, जो मुकदमेबाजी है, उसको भी अलाउ कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि द केस इन्वॉल्व सब्सटैंशियल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। नो अपील शेल लाई इन सिविल केसेस, यानी आप सिविल मैटर्स के अंदर अपील नहीं डाल सकते हो, लेकिन अगेन दिस इज अ हाईली सब्जेक्टिव एंड अगेंस्ट doctrine, against principle as far as the basic structure doctrine is concerned, where the appeal system is also considered as one of the important part to ensure that fundamental rights do not get abrogated by any sort of agency। इसके अलावा अगर हम बात करें 65% जो जनता है वो गांव के अंदर रहती है, न्याय पंचायत जो है उनके एस्केप से बाहर मैटर रह जाते हैं। रूरल इंडिया है, अर्बन कोर्ट की जरूरत है, लोगों की आउटरीच नहीं है कोर्ट के पास, तो होने भी चाहिए, नहीं होने चाहिए। और तो अगर फाइनली अगर हम आजकल की बात करें तो ग्राम न्यायालय हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन एवरी स्टेट के अंदर नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ग्राम न्यायालय जो है अगेन वही पार्टीशन इंटरेस्ट, इलेक्शन नहीं होता, क्वालिफिकेशन नहीं होती, ये सारे चैलेंजेस हैं। तो इनको मीट करने के लिए जैसा कि हमने बात की आर्टिकल 312 जो राज्यसभा है उसको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। उसके अंदर जो कंसर्न है वो बहुत कम है, जो बेनिफिट्स है एडवांटेजेस है वो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उससे जो ग्रास रूट लेवल पर पेंडेंसी के केसेस है वो मीट होंगे, एक्सेस होगा जस्टिस का, पेक्यूनरी मामले वहीं की वही शॉर्ट हो जाएंगे, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन जैसे मैकेनिज्म को यूज करके अर्ली, इनएक्सपेंसिव और रिलैक्सेबल फॉर्म के अंदर जस्टिस लोगों को दिया जा सकता है, और पेंडेंसी जो है ऊपर वाली कोर्ट से वो घट जाएगी। बट इसके अंदर 3 या 4 रीजन है कि द जुडिशरी डू नॉट वांट्स, एंड इन द 5th जज केस 2015 के अंदर उन्होंने इस चीज को नहीं माना। तो हम देख सकते हैं कि लोअर हेड है दोनों हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, एक पार्लियामेंट और दूसरा हमारी जुडिशरी। तो कहीं ना कहीं दोनों को समझ कर एक टेबल पर बात करनी चाहिए ताकि इस चीज का जो है सोल्यूशन निकल सके और सिविल सोसाइटी को दिक्कत ना हो।
तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ग्राम न्यायालय बिल 2007 के अंदर टू गिव हेड ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन। तो इन्होंने बोला कि हम बना देते हैं। तो क्या क्या फीचर्स थे उस बिल के? इन्होंने वही बोला कि सैलरी होगी, क्वालिफिकेशन होगी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बिठाए जाएंगे, हर ग्राम न्यायालय जो है वो क्रिमिनल सिविल कोर्ट के ऊपर डील करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो इसको पावर होगी कि फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल जो है उसके ऊपर कानून बनाए, कानून के हिसाब से होगा। सीआरपीसी सीपीसी को रिलैक्स किया जाएगा, नेचुरल जस्टिस से काम होगा। तो सारी बातें वही हैं। और एविडेंस एक्ट को रिलैक्स किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नहीं आ पाया ग्राम न्यायालय, तो कहीं पर है कहीं पर नहीं। अब हम बात करें सेकंड फॉर्म ऑफ ग्रास रूट डेवलपमेंट, जिसको म्यूनिसिपैलिटी के नाम से जाना जाता है। तो म्यूनिसिपैलिटी के अलग अलग नाम हैं। कहीं पर इनको कॉरपोरेशन बोला जाता है, कहीं पर इनको काउंसिल बोला जाता है, कहीं पर इनको नोटिफाइड कमेटी बोला जाता है, कहीं पर इनको टाउनशिप कमेटी बोला जाता है, कहीं पर इनको म्यूनिसिपैलिटी बोला जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या वर्ड यूज किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ड किया म्यूनिसिपैलिटीज। तो अगेन नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1992 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये लेकर आए कि अर्बन अर्बन में, रूरल रूरल में नहीं चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन के अंदर भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अर्बन लेवल के ऊपर भी जो सरकारें हैं वो इस तरीके के मामलों के लिए उनको चाहिए कि कोई उन मामलों को ग्रास रूट लेवल पर ही डील करे। जो इन तरीके के मामले हैं, पानी से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, उनका ग्रास रूट लेवल पर ही निपटारा हो। सरकार के पास जो बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, पॉलिसी इश्यूज हैं, उनके ऊपर वो फोकस करें। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 के अंदर। और अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया इसकी इम्प्लीमेंटेशन है आज के टाइम पे 1992 के टाइम से। अगर इसका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका हमें एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ मद्रास, जिसको आज के टाइम पे तमिलनाडु भी जानते हैं। और जो है 1688, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 1668, 1688 जो है इज द ईयर जहां पर मद्रास के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी आई और फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां पर स्टैब्लिश किया गया। और उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि उस टाइम की ट्राई सिटी होती थी, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। तो मद्रास के बाद जो है बॉम्बे के अंदर देखने को मिला और देन इन द कैलकाटा। अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो लॉर्ड रिपन से भी पहले एक लॉर्ड थे, लॉर्ड मायो। तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, वहां पर इन्होंने इनके नाम से मायो कॉलेज भी है, जो कि एक बहुत एलीट कॉलेज माना जाता है, जिसके अंदर जो आपकी फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 lakhs होती है। तो लॉर्ड मायो जो है वो सबसे पहले बोले कि हमें फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आप जो है पैसा दे दीजिए ताकि वो इस तरीके के मामले ग्रास रूट लेवल पर डील करें। लेकिन उस चीज को फुल फॉर्म में लाने वाले का नाम है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को बोला जाता है कि ये रिजोल्यूशन लेकर आए 1882 के अंदर, जो एज अ मैग्ना कार्टा साबित हुआ म्यूनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट Toshik to please explain the term of this, the meaning of this term, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा तो होता है कि हम्म, मैग्ना कार्टा होता है डिवीजन ऑफ द पावर, लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द किंग। 1200s में मैं आया था टू लिमिट द पावर ऑफ द इंग्लैंड किंग। उसकी उनकी किंग शुड, पहले की किंग वॉज द डिवाइन बीइंग ऑन द अर्थ, लेकिन उसका जो पावर है इट वाज नॉट लिमिटेड। तो उसको कैसे लिमिट किया जाए, तो एक रूल्स बनना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। वैसे ही इसमें बोला जाता है, रेजोल्यूशन हुआ था कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो थोड़ा लिमिट किया जाएगा, एंड इट विल बी बिलोंगिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। तो मैग्ना ऑफ द यूनिवर्स इनिशिएशन किया गया था पहली बार। ठीक है। और उसी में क्यों आया था 1882 में? तो पहली बात है कि 1857 रिवोल्ट के बाद से देयर वाज अ इंक्रीज्ड क्वेश्चनिंग अमंग द ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट कि कैसे इंडियंस को इंटीग्रेट करे पावर स्ट्रक्चर में। डायरेक्टली उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली में बैठा सकते हैं, धीरे धीरे बैठाएंगे और धीरे धीरे इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले उन्होंने स्टार्ट किया लोकल बॉडीज में, और लोकल बॉडीज में भी उन्होंने डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, उसमें अपॉइंटमेंट पे फोकस किया, अपॉइंटमेंट। और कुछ कुछ जगह पे इलेक्शन था,
और क्योंकि, नॉमिनेशन। हाँ क्योंकि जो अपॉइंटमेंट होगा तो वो करेंगे अपॉइंट, और ताकि इंडियन इन नेम्स ओनली, टोकन रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं, कि अल्टीमेटली जो पावर रहेगा उनके हाथ में रहेगा, लेकिन दिखने में लगेगा ऐसा कि इंडियन के पास पावर डिवॉल्व हो रहा है। कंटिन्यू। ठीक, थैंक यू सो मच। तो फिर हमने देखा कि इनको ही जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, क्योंकि इनका जो रेजोल्यूशन था वो मैग्ना कार्टा साबित हुआ, जैसे इट इज क्लियरली एंड ब्यूटीफुली इलैबोरेटेड। तो इसके बाद अगर हम बात करें, एक और लॉर्ड थे, लॉर्ड होब हाउस। लॉर्ड होब हाउस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए थे इस मैटर के ऊपर अराउंड 1907। और इसके बाद जो है फाइनली हमने देखा कि किस तरीके से म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर, अर्बन स्पेस लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। और लॉर्ड होब हाउस का जो कमीशन था उसका बोला जाता है रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, 1907 में अपॉइंट किया गया। और आई थिंक 1909 के अराउंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है जारी करी। देन आता है मोंटेल्ग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। इसके अंदर भी बात की गई कि आप जो है, जब हम बात करते हैं ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स, तो उसके अंदर जो प्रोविंशियल मैटर्स हैं, जो सेल्फ गवर्नमेंट के मैटर्स थे, उनको प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर डाल दिया गया। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर यानी ड्यूअल पावर, गवर्नर की भी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की और लेजिस्लेचर की। और 1935 एक्ट जिसको हम जानते ही हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसके अंदर साफ साफ लिस्ट के अंदर बोला गया कि दिस शुड बिकम द पार्ट ऑफ प्रोविंसेस लिस्ट, आज के टाइम पे स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या इनके काम होते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं या फिर क्या क्या चीजें 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 लेकर के आता है। तो 73rd जो है वो तो पार्ट 9 लाया, लेकिन 74th एक्ट यानी म्यूनिसिपैलिटी वाला पार्ट 9 के अंदर ही एडिशन करके ले आया, 9A। इसके बाद 243 से लेकर 243O तक तो आर्टिकल थे पंचायत के, इसी को एक्सटेंड करके इसने कर दिया 243, यानी MNO P, ओ के बाद P आता है अल्फाबेटिकली, तो P से लेके ZG, इतने आइटम जो है इनके पास आ गए आर्टिकल। नया शेड्यूल आया, उनके लिए आया था 11th, इनके लिए आ गया 12th, जिसके अंदर 12 आइटम जो है इनके 18 आइटम इनके दिए गए। म्यूनिसिपैलिटी पूरा ओवरऑल कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? 243W। अगर पंचायत की बात करें तो 243G। इसने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 40 को कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल, लीगली एनफोर्सिएबल और जस्टिशिएबल बनाया। यानी अब आप स्टेट गवर्नमेंट की मजबूरी है, इट इज योर ऑब्लिगेशन टू इस्टेब्लिश म्युनिसिपैलिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ताकि जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो ना केवल रूरल लेवल पर, लोकल लेवल पर भी आ पाए। तो क्या सैलिएंट फीचर है अगर ब्रीफ में जाने, तो 3 टाइप की म्यूनिसिपैलिटी, वहां 3 टायर पंचायत थी, यहाँ पर 3 टाइप की पंचायत है जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। पहला होता है नगर पंचायत। अब नगर का मतलब क्या? नगर जो डेवलपिंग है, नगर हो रहा है डेवलप, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। ट्रांजिशनल एरिया जिसको बोलते हैं, यानी ना तो वो पूरा गांव रहा ना वो पूरा शहर रहा, टाउनशिप टाइप आप बोल दीजिए इसको। तो नगर पंचायत, अगर एग्जाम्पल आज के टाइम पे हम दें, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम दिल्ली का ही एग्जाम्पल लें, और दिल्ली एग्जाम्पल अगर हमने लिया, तो दिल्ली के अंदर अगर हम सेंट्रल दिल्ली की बात करें, तो सेंट्रल दिल्ली के अंदर जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर हम बोल दें कि जो सेंट्रल विस्टा जो रीजन है, उसके साइड में जो रीजन है कंचनजंगा और ये सब आपका मालसा, इस इलाके को हम नगर पंचायत डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब वहां पर एक पंचायत के अंदर जो छोटा पार्ट है, हल्का हल्का डेवलप हो रहा है, उतना डेवलप नहीं है, तो आप उसको नगर पंचायत बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, दैट इज अ हाईली डेवलप्ड एरिया। आई एम गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल जस्ट टू अकोमोडेट एज पर योर लोकेलिटी। दूसरा होता है म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल का मतलब क्या है कि आपका ना तो गांव है ना ट्रांजिशनल है, आपका शहर है, मान लिया कि अर्बन एरिया है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा शहर है। एग्जाम्पल फरीदाबाद। फरीदाबाद के, अब फरीदाबाद तो मुझे पता नहीं कॉरपोरेशन होगा फरीदाबाद तो खैर, लेकिन आप मान लीजिए कि
अगर हम बात करें दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर आप बोल दीजिए जो म्यूनिसिपल काउंसिल है उसमें इलाके आ गए, जैसे कि नजफगढ़ आ गया, जैसे कि आपका द्वारका आ गया, जैसे कि आपका जो है पालम आ गया। यानी जो अर्बन है लेकिन गांव नहीं है, अर्बन है लेकिन इतने डेवलप नहीं है कि उनको बड़े लेवल पर कर दिया जाए। तो ये हो गई आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल। इसके बाद जो आता है वो होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि पूरा ही बड़ा इलाका, वो हाईली अर्बन है, मेट्रोपॉलिटन है, 10 लाख 20 लाख से ज्यादा जनता रहती है, वहां पर आएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यानी नगर, नगर के बाद आई काउंसिल, और काउंसिल के बाद आया कॉरपोरेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें कि तीनों को डिसाइड कौन करता है, तो तीनों को डिसाइड करने की पावर है गवर्नर के हाथ में। क्यों गवर्नर के हाथ में? क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट। तो गवर्नर जो है वो बताते हैं कि भाई इन तीनों को किस तरीके से डिवाइड किया जाए। तो क्या क्या देखा जाता है? सबसे पहला बात, पॉपुलेशन कितनी रहती है। दूसरा, पॉपुलेशन की इंटेंसिटी और डेंसिटी कितनी है, कहाँ पर कितनी है, ज्यादा है, सब कुछ। कितना पैसा जनरेट होगा। अब पैसे के अंदर आप देख सकते हैं हाउस टैक्स भी है, वाटर टैक्स भी है, प्रॉपर्टी टैक्स भी है, एनिमल टैक्स भी है, मार्केट टैक्स भी है, अलग अलग तरीके के टैक्स है। वहां पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन काम क्या करती है? एग्रीकल्चरलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में क्या करते हैं। और दूसरा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी अगर मेट्रो गई हुई है या फिर जो मल्टी मॉडल हाईवेज वहां से निकल रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स निकल रहे हैं, तो सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद जो है गवर्नर जो है वो म्यूनिसिपैलिटी को डिक्लेयर करते हैं। अगर आज के टाइम पर हम बात करें तो दिल्ली के इलेक्शन, मेयर इलेक्शन, चंडीगढ़ के इलेक्शन में मेयर इलेक्शन, क्यों इतना ज्यादा ह्यू एंड क्राई है दोनों डेजिग्नेशन के लिए? इसीलिए क्योंकि गवर्नर और जो मेयर है उनके डिसीजन से ही ये चीजें डिसाइड की जाती है। उन दोनों के पास ही एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, उन दोनों के पास ही पूरी म्यूनिसिपैलिटी की फाइनेंशियल पावर होती है। तो इसीलिए दीज टू डेजिग्नेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूनिसिपैलिटी। अगर हम बात करें कि किस तरीके से इनका कंपोजिशन होता है, तो वो देख लेते हैं। कंपोजिशन के अंदर जितने भी लोग होंगे वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं। जब हम बात करते हैं पार्षद या फिर म्यूनिसिपल काउंसलर, तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिक्लेयर की जाती है, और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जनरल इलेक्शन वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग बनाने के लिए, नेम सेक के लिए, इनको बोला जाता है वार्ड। उनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनको बोला जाता है वार्ड। यानी आपका कौन सा वार्ड है, म्यूनिसिपल वार्ड कौन सा है। और यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर ही बताएगी कि कैसे आपका इलेक्शन होगा, कैसे वार्ड बनाए जाएंगे, लिस्ट कैसे जारी होगी, और इलेक्शन कमीशन को वो मानना पड़ता है जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। इसके बाद जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, कमीशन, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो चेयरपर्सन का इलेक्शन तो बताएंगे ही बताएंगे, ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन लोग म्यूनिसिपैलिटी का पार्ट हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड बहुत जानकारी है। अगर आप बात करें तो दिल्ली के अंदर ही हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी स्टडी है, सैनिटेशन स्टडी, जिसके अंदर आपको जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, इवन आईएएस आईपीएस लेवल तक के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, मिड टर्म ट्रेनिंग, ताकि वो इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्पेशल नॉलेज है आपको, आप म्यूनिसिपैलिटी सैनिटेशन के अंदर बहुत जानकारी रखते हैं, तो आपको मीटिंग का पार्ट बना लिया जाएगा, इवन राइट टू वोट भी दिया जाएगा। आपके एमपी हैं, लोकसभा के हैं या फिर राज्यसभा के हैं, आपके एमएलए हैं या फिर आपके एमएलसी हैं, इनको भी म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर माना जाता है। और अलग अगर बोर्ड के अंदर आपने कोई कमेटियां बनाई हुई है, जैसे कि पैसा उठाने की एक कमेटी बना दी, सैनिटेशन देखने की एक कमेटी बना दी काउंसलर के अंडर, तो उन सारे जो लोग हैं जो कमेटी के हेड हैं वो भी आपके मेंबर होंगे म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। अगर बात करें कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो वार्ड है वो कितने लाख पॉपुलेशन पर होता है, तो 3 लाख और 3 लाख से ज्यादा। इसके बाद जो वार्ड कमेटी की हमने बात की, 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए। रिजर्वेशन यहाँ पर भी है, एससी एसटी के लिए है, वुमेन के लिए है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरेशन क्या होगी? 5 साल होगी। 5 साल से पहले अगर डिसॉल्व हो गया, इलेक्शन करवाइए। 5 साल से पहले डिसॉल्व हो गया लेकिन 6 ही महीने बचे हैं,
तो इलेक्शन मत करवाइए, 6 महीने पूरे हो जाने दीजिए तब इलेक्शन करवाइएगा। इसके बाद अगर आपको, आप गवर्नर हैं या आप स्टेट लेजिस्लेचर हैं और आपको म्यूनिसिपैलिटी की जो काउंसिल है, क्योंकि जब हम बात करते हैं एमएलए की तो वो जो मीटिंग करने के लिए बैठते हैं वो स्टेट असेंबली के अंदर बैठते हैं, लेकिन एमएलसी जो होते हैं, ये जो आपके म्यूनिसिपल काउंसिलर होते हैं एमसी, इनका भी एक सभा होता है, इनका भी एक सदन होता है, जहां पर जो स्पीकर होते हैं वो मेयर ही होते हैं। तो अलग अलग इनके जो है अ, इस तरीके की असेंबली होती है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो वी हैव इन द न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेंटर, जिसको जो असेंबली है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। तो अगर डिसॉल्व कर दी जाए वो असेंबली, मेयर को हटा दिया जाए, तो क्या क्या उसके बारे में कानून बोलता है कि म्यूनिसिपैलिटी को आप टाइम दीजिए उनकी ग्रीवियंसेस बताने का। उसके बाद आप जो कानून बना चुके हैं 5 साल तक, जो स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर 5 साल तक, डिसोल्यूशन से पहले आप उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नया नहीं लाएंगे। अगर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की, तो वो कैसे होता है? डिस्क्वालिफिकेशन, अगर स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसने कोई कानून बनाया हुआ है, उसके हिसाब से आप डिस्क्वालिफाइड हो गए तो, या फिर आप 21 साल से छोटे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कौन करवाएगा? हर स्टेट के अंदर अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन है, लेकिन दिल्ली के अंदर क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कराता है। इसके अंदर इलेक्टोरल रोल भी आ गया, ऑफिसर्स को डायरेक्शन भी आ गई, सब्सिडारी अलाइड सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कर। So we were talking about the finance, and here also important role is the finance commission, जो 3 से 4 चीजें बताता है कि ग्रांट इन एड अगर म्यूनिसिपैलिटी को दी है, किस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर से ली जाएगी, ड्यूटी टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और म्यूनिसिपैलिटी के बीच में कैसे होगा, किस तरीके से जो टैक्सेस हैं वो दिए जाएंगे म्यूनिसिपैलिटी को। और अगर गवर्नर चाहें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, इनसे पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसे अच्छी हो। इसके अलावा भी कोई उनको अगर सलाह लेनी है म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर तो वो ले सकते हैं। ऑडिट कौन करेगा? कैग नहीं करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट की जो अपनी छोटी मिनी पार्लियामेंट है वो बताएगी कौन सी एजेंसी को हायर कर रहे हो, वो इनका ऑडिट कर देंगे। एप्लीकेशन टू यूटी हमने बात की पंचायत में भी, अगर किसी यूनियन टेरिटरी में लगाना है तो प्रेसिडेंट तय करेंगे, एग्जेम्प्टेड एरिया के अंदर लगाना है तो पार्लियामेंट तय करेंगे। भाई इतना सा आप याद रखिए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं क्या क्या इनके मैटर्स हैं। तो 18 मैटर जिसमें कि टाउन प्लानिंग करते हैं, जिसमें अर्बन प्लानिंग। तो अभी के टाइम पर हम देख सकते हैं कि दिल्ली का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके अंदर जो हमारा पुरानी दिल्ली का रिजुविनेशन हो रहा है, दैट इज डन बाय द म्यूनिसिपैलिटी। मेकिंग प्लान्स फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं अलग अलग जगह पर इकोनॉमिक वेन्यूज क्रिएट करना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लैंड यूज, जितना भी लैंड रिलेटेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर होता है उसके जो, उसमें जो काम करने वाले हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर के उनसे जो ये टैक्स लेते हैं। ब्रिजेस एंड रोड्स, फायर प्रोटेक्शन। तो फायर प्रोटेक्शन के अंदर हमने देखा कि द नॉर्थ वेस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली is highly concentrated and highly known for the manufacturing activities, particularly uh, the shoes and the shoes and the plastic industries, जहाँ पर फायर जो है इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर हमने आज न्यूज़पेपर सेशन में बात भी की है कि किस तरीके से म्यूनिसिपैलिटी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या करना चाहिए। वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक भी, कमर्शियल भी, इंडस्ट्रियल भी, तो वाटर मीटर से लेकर के और पाइपलाइन इस्टेब्लिशमेंट तक सारा इनका काम होता है। पब्लिक हेल्थ, जिसके अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी की जो डिस्पेंसरीज होती है वो इस्टेब्लिश करते हैं। अर्बन एरियाज के अंदर जो वेटरिनरी हॉस्पिटल होते हैं वो इनका काम होता है। अर्बन फॉरेस्ट्री, जिसके अंदर पार्क हो गए, इको क्लब हो गए और जो आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, वो इनकी जिम्मेदारी होती है। अर्बन पॉवर्टी को कम करना, उसके लिए जो है ये
अलग अलग स्कीम्स के अंडर लोगों को रजिस्टर करते हैं, जिसके अंदर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसको हम राशन के नाम से भी जानते हैं और पेंशन के नाम से भी जानते हैं। स्लम एरिया का इंप्रूवमेंट करने की जिम्मेदारी इनकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो दिस इज फॉल आउट। उसके बाद गार्डन, प्लेग्राउंड, एस्थेटिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल आइडिया। तो अभी का हम प्राइम एग्जांपल दे सकते हैं रोहिणी म्यूनिसिपैलिटी का, जिन्होंने वेस्ट टू अर्बन पार्क क्रिएट किया है। ब्यूरियल साइट्स, जो हमारे क्रिमेशन साइट्स होते हैं, उसमें दो तरीके की होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी होती हैं और मैनुअल भी होती है। तो उनका सारा लकड़ी का देखना, बिजली का देखना, रजिस्ट्रेशन देखना, वहाँ जो लोग काम करते हैं सैनिटेशन वो देखना। रिकॉर्ड्स, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जब ये दोनों इंसिडेंट होते हैं तो आपको म्यूनिसिपैलिटी की जो वेबसाइट होती है वहां से सर्टिफिकेट मिलते हैं। एनिमल क्रुएल्टी, आप अगर अर्बन एरियाज के अंदर आप जो भी जानवर पेट आप रखते हैं, जिसमें घोड़े से लेकर के और डॉग से लेकर के, गाय से लेकर के, भैंस से लेकर के, जितने भी हैं उनका आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। प्रॉपर जो हमारे यहाँ एनिमल इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो रूटीन चेकअप करने आते हैं कि कितना जो है आपने नाली में तो नहीं बहा दिया जो डस्ट वेस्ट है। उसके बाद वैक्सीनेशन देखने के लिए इनका आते हैं। कंट्रोल ओवर टैनरीज एंड स्लोटर हाउसेस, तो इस पे हमने कई बार देखा कि दिस स्लोटर हाउस के रेगुलेशन की बात हमने देखी, कई पर नहीं होता है। और मंडीज, जो स्लोट मंडीज जो है वहां से जो मटेरियल आता है उसके अंदर भी हमने देखा कि रेगुलेशन म्यूनिसिपैलिटी करती है। और पब्लिक इम्यूनिटीज, जिसमें स्ट्रीट पार्किंग, बस स्टेशन, रेस्ट रूम्स। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो अलग अलग रेस्ट रूम्स बनाए जाते हैं, पुलिस जो है बूथ बनाए जाते हैं, तो सारा काम म्यूनिसिपैलिटी का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो म्यूनिसिपैलिटी का काम है, दैट इज इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट, बट इज अंडर द पंचायत, क्योंकि पंचायत के जो आइटम्स हैं दे आर मोर ब्रॉड इन नेचर एंड मोर होलिस्टिक इन नेचर। अगर केस की बात करें तो केस कौन सा है इनसे रिलेटेड? सुधाकर रेड्डी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सेक्शन 31 आंध्रा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का रिवाइज किया गया 1991 में। क्या बोलता है? Registrar shall propose two female members from among the female of the general body of such organization to the committee of such, क्या क्या पड़ेगा? So we can leave such kind of things because obviously in the both kind of papers such kind of quotations are not asked. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या इशू है म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड। तो पावर ऑफ रिसोर्सेज, अगेन पंचायत की तरह डिस्ट्रीब्यूशन टाइमली नहीं होता है। जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं उनको फंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांगना पड़ता है, तो उसके अंदर डिले वगैरह देखने को मिलता है। देन अनइक्वल डेवलपमेंट होता है, कहीं पर ज्यादा होता है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, कहीं पर कम होता है, पार्टीशन इंटरेस्ट वहां पर शो होते हैं। इसके बाद जो मेयर का इलेक्शन है उसके अंदर हमने देखा कि मेयर तो एक सेरेमोनियल पोजीशन है, लेकिन उसके इलेक्शन के ऊपर रो होता है। टू एग्जांपल्स रिसेंट में हमने देखा, दिल्ली, चंडीगढ़। इसके बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उसकी पोजीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको सबॉर्डिनेट बनाकर रखा जाता है, मेयर के नीचे उसको काम करना होता है, सारे काम वो करता है, लेकिन जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर भी डिले देखा जाता है। इंफ्रा गैप्स है, पैसा नहीं है म्यूनिसिपैलिटी के पास ताकि स्कूल, आंगनबाड़ी बनवा सके, ऑर्गेनाइजेशन करा सके। इसके बाद जो लैंड एक्विजिशन के मामले हैं जो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर रहते हैं, उनका भी प्रॉपर लीजिंग नहीं होता, जिसके अंदर हमने बात की असेट मोनेटाइजेशन स्कीम। तो असेट मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर जो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर जो लैंड होती है उसका भी हम कर सकते हैं। एंड पंचायत हैव इंटरनेट एक्सेस, हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। तो हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस के अंदर और जो पंचायत के ऑफिस है उनको बढ़ाना चाहिए, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, लोकल वॉलंटियरिंग होनी चाहिए, पूलिंग होनी चाहिए, ताकि मनी कलेक्ट हो, म्यूनिसिपैलिटी जो है खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करे। और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हो, हर म्यूनिसिपल कमिश्नर, हर म्यूनिसिपल काउंसिल की अपना एक जो एक पोर्टल हो जिसके ऊपर ग्रीवेंस रिड्रेसल हो सके, टाइमली उससे लोग क्वेश्चन कर सके कि आपको इतना पैसा आया था तो आपने कहाँ पर लगाया, कहाँ पर नहीं लगाया। सोशल ऑडिट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन, अकाउंटिंग ऑडिट। तो इसके अलावा हम म्यूनिसिपैलिटी के अंदर बात कर लेते हैं, इसके अलावा क्या बचा, बिकॉज अदरवाइज वी विल गो मूव ऑन द सेकंड पार्ट। तो यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज है,
दैट अपीयर्स इन द प्रीलिम्स एग्जाम, दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, जिसके अंदर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के प्लान को स्टडी किया जाता है, ड्राफ्ट बनाया जाता है। कंपोजिशन, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो बाकी कमेटी का कंपोजिशन तय करती है, कैसे वो फंक्शन करेंगी, क्या उनका इलेक्शन होगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंदर 4/5 लोग जो हैं, मेंबर जो हैं, वो डायरेक्ट वो इलेक्टेड होते हैं बाय द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी अमंग देमसेल्फ। यानी जो म्यूनिसिपल काउंसिलर है और जो पंचायत है, उन्हीं के अंदर से 4/5 जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का पार्ट होते हैं, और रूरल और अर्बन दोनों रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर होता है। ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टडी किया जाता है। ये देखा जाता है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के कौन से कॉमन इंटरेस्ट हैं, रिसोर्स कहाँ पर ज्यादा लगाया जाए। इसी तरीके से हमारे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।